अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं काफ़ी अहम और कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ जो सऊदी अरबिया के हवाले से है। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों मैं खबर पे आगे बढ़ते हुए बता दूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में फंसे हुए हैं। और सऊदी अरब ने जो डायरेक्ट फ़्लाइट खोल दिया है 1 दिसंबर से, लेकिन अभी भी इंडिया से ये नॉर्मल डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं चालू किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका वीज़ा भी लग चुका है और इनका ये भी कहना है कि क्या हम वाया दुबई होकर सऊदी अरब आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट है वो भी कह रहे हैं कि आप वाया दुबई होकर चले जाओ। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो कुछ ऐसे भाई भी हैं जो अभी अपने मुल्क में हैं, सपोज़ दैट इंडिया में हैं, तो वो आना चाहते हैं सऊदी अरबिया। और जब वो सऊदी अरब आना चाहते हैं तो सऊदी एयरलाइंस में टिकट का जो प्राइस है काफ़ी महंगा है। तो इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्या हम वाया दुबई होकर सऊदी आ सकते हैं? अगर अगर वो दुबई में क्वारंटीन कर लेते हैं तो फिर सऊदी अरब आने के बाद भी उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेन परेशानी इसलिए हो रहा है कि इंडिया से जो फ़्लाइटें चल रही हैं वो कुछ लिमिटेड चल रही हैं, क्योंकि अभी इंडिया से डायरेक्ट नॉर्मल फ़्लाइट सऊदी अरबिया के लिए नहीं चल रही हैं। और जो लिमिटेड फ़्लाइट चल रही हैं तो इसमें प्राइस का जो टिकट का प्राइस है, पैसा है, काफ़ी महंगा पड़ रहा है। और इसमें ये एक प्रॉब्लम हो जा रहा है कि अब जो डायरेक्ट आएंगे सऊदी अरब, एजेंट अगर उनको भेज रहा है तो वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है। जिसमें फ़्लाइट का जो प्राइस है, टिकट का प्राइस है जो कम से कम 45,000 तक का, 40,000 तक का। और इतना ही आप मान लीजिए क्वारंटीन का। और इसमें जब जो लोग बाय दुबई होकर आ रहे हैं तो इसमें उनका काफ़ी फ़ायदा हो जा रहा है। मैं कम से कम 30,000 रुपये तक का, उनका 20,000 रुपये तक का फ़ायदा हो जा रहा है। तो इसमें जो लोग नए वीज़ा पे आना चाहते हैं, आ रहे हैं, या फिर जब वो इंडिया में अपने मुल्क में रहते हुए उन्होंने दोनों वैक्सीन लगवा लिया है, अब वो आना चाहते हैं। तो इसमें अब जो लोग आने वाले हैं तो उनका मेन यही है कि या तो नेपाल होकर आएँ या फिर वो दुबई होकर आएँ। क्योंकि अगर आप नेपाल से आ रहे हैं तो काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। तो इसमें कुछ लोग ये देख रहे हैं कि जब उनका पैसा बच रहा है तो वह नेपाल होकर ही आ जाए, फिर दुबई होकर आ जाए। और अगर इंडियन गवर्नमेंट नॉर्मल फ़्लाइट चलाने लगे तो ये सारी परेशानी फेस नहीं करना पड़ेगा उन तमामी लोग को जो आना चाहते हैं सऊदी अरब, अपने काम पे वापस लौटना चाहते हैं। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट अब नॉर्मल फ़्लाइट चालू कर दे, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर वो नॉर्मल फ़्लाइट चालू कर देती है तो जो लोग आना चाहते हैं और काफ़ी लंबे अरसे से, तकरीबन 1.5 साल से वो फंसे हुए हैं और जब वो अपने मुल्क में गए तो वापस नहीं आ पाए। और कुछ तो सफरी पाबंदी की वजह से नहीं आ पाए। और लोगों को ये इंतज़ार थी कि अब डायरेक्ट फ़्लाइट चालू हो, और जब 1 दिसंबर से सऊदी हुकूमत ने डायरेक्ट फ़्लाइट चालू कर दिया है तो अभी इंडियन गवर्नमेंट बंद करके रखी है। तो अगर भारत सरकार डायरेक्ट नॉर्मल फ़्लाइट को चालू कर देती है, इंटरनेशनल फ़्लाइट को चालू कर देती है, तो उन तमामी लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और उनके जो पैसे जो काफ़ी खर्च हो रहे हैं तो वो भी उनका बचेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं दोस्तों बता दूं कि 1 दिसंबर से पहले वही टिकट थी जो 20,000 रुपये तक की थी, 21,000 22,000 रुपये तक की थी। और आज 1 दिसंबर के बाद से अगर आप देखते हैं तो उसी टिकट का दाम 40-45,000 रुपये तक के टिकट के दाम हो गए, जबकि सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइट को चालू कर दिया है, सफरी पाबंदी को हटा दिया है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एजेंट भेज दे रहा वाया दुबई होकर, फिर कुछ लोग वाया नेपाल होकर आ रहे हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है और ये मजबूरी है, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो आप आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्ट आ जाएँ इंडिया से सऊदी अरब के लिए। तो इसमें लोग सोचते हैं कि दो पैसा उनका बचे और वाया तीसरी कंट्री होकर ही सऊदी अरबिया में एंट्री कर रहे हैं। और कुछ जो हमारे भाई है अब उनका कहना है कि हम क्या करें, डायरेक्ट होकर आएँ या फिर वाया दुबई या नेपाल होकर आए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर वो वाया तीसरी कंट्री या फिर दुबई या फिर नेपाल होकर आते हैं तो उनका 25-30 हज़ार रुपये बच जाएंगे। तो 25 से 30 हज़ार रुपये बहुत होता है। तो अगर वो ऐसा करके आते हैं तो उनके लिए फ़ायदा होगा कि उनका कम मैक्सिमम 30 हज़ार रुपये बच जाएंगे। और दूसरे एक खबर बता दूं कि हमने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 31 जनवरी तक
सभी का एग्जिट एयर एंट्री वीज़ा, अकामा विजिट वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया गया है। सऊदी हुकूमत की तरफ से एक शाही ऐलान हुआ था। और अभी तक जिन लोगों का ये अकामा एक्सटेंड नहीं हुआ है, एग्जिट एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ है, तो इस पे अभी काम चल रहा है। जवाजात ने इस पे जवाब देते हुए कहा है कि हम इस पे अभी काम कर रहे हैं, और जिनका अभी तक नहीं हुआ है इंशाल्लाह उनका भी धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि और भी बहुत सारे भाई हैं जिनका ये सवाल आता है, और बहुत सारा कमेंट भी आता है कि अभी तक हमारा वीज़ा को एक्सटेंड नहीं किया गया है, ये कब तक होगा। क्योंकि बहुत लोग का ये भी सवाल आता है कि अ, इससे पहले भी जो हुआ था उन लोग का, उसमें भी जो एग्जिट एंट्री वीज़ा या फिर अकामा का एक्सटेंड नहीं हो पाया था, तो अब वो क्या करें। तो हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, और उन पूरी डिटेल्स हमने बताया था कि अगर आपको हुकूमत की तरफ से अगर नहीं बढ़ा है, तो आप अपने कफील या फिर अपने कंपनी से कांटेक्ट करें, उनसे बात करें। क्योंकि पहले ये था कि आपको 1 साल के लिए बनाना है, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप 3 महीने के लिए अपना अकामा को बढ़ाना चाहते हैं, तो 3 महीने का ही फीस देना होगा। 6 महीने का बढ़ाते हैं तो 6 महीने का, या फिर 9 महीने, या फिर 1 साल। तो जितने महीने का आप अपना अकामा को एक्सटेंड करेंगे, उतना ही आपको फीस देना होगा। तो अगर बेटर यही होगा कि आप अपने कफील से बात कर लें, अपने कंपनी से बात कर लें। तो अगर आपका कफील चाहे तो अपने अफसर अकाउंट से फीस भर के आपका अकामा को एक्सटेंड कर देंगे। क्योंकि जवाजात ने क्लियर कर दिया है कि आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, और जैसे आपका नंबर आएगा तो आपका भी एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ये और मैं बात बता दूँ दोस्तों कि आप छुट्टी पर गए हैं और वापस नहीं आए, तो जब आप वापस नहीं आएंगे तो आपके ऊपर 3 साल वाली पाबंदी लग जाएगी। क्योंकि जो लोग छुट्टी पर जाते हैं और नहीं आते हैं वक्त रहते हुए, तो फिर उनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लग लग जाती है। वो 3 साल के बाद ही वो सऊदी अरब आ पाएंगे। और एक अच्छी चीज़ बता दो दोस्तों कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर है कि अब सऊदी अरब से ओमान के लिए जो रास्ता है वो खुल गया है। जैसे लोग दुबई बाय रोड जाते थे, रोड के से अपनी गाड़ी से सऊदी से दुबई चले जाते थे, अब ओमान के लिए भी रास्ता खुल गया है। अब लोग सऊदी से ओमान बाय रोड अपनी गाड़ियों से जा सकते हैं, और ओमान से अगर लोग आना चाहें तो बाय रोड वो सऊदी भी आ सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ बता दो दोस्तों कि इंडिया सऊदी अरब को खाने-पीने चीज़ें सबसे ज़्यादा देती है, और नंबर 1 पे पहुँच गई है। खाने-पीने की चीज़ जो सऊदी अरब को देती है इंडिया, इस मामले में इंडिया नंबर 1 पे पहुँच गई है लगभग 15 साल के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात है। सऊदी अरब के अंदर जितने भी खाने-पीने की चीज़ आती हैं, सबसे ज़्यादा वो इंडिया से ही आते हैं। और दोस्तों एक और मैं बात बता दूँ आपको, जो बूस्टर डोज़ के हवाले से आई है खबर अरब उर्दू न्यूज़ पे। अगर वो मार्केट है, मॉल्स है, तो 1 फरवरी 2022 से वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होगी। उन लोगों की नहीं होगी जो लोग अपना तीसरा बूस्टर डोज़ वक़्त रहते हुए नहीं लगवाएँ। यानी अगर उनका सेकंड डोज़ लगवाए हुए 6 महीना हो गया है, और अगर उसके बाद भी अगर वो अपना बूस्टर डोज़ नहीं लगवाते हैं, तो उन लोगों को मॉल या मार्केट में जाने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर 8 महीने के अंदर-अंदर वो अपनी बूस्टर डोज़ नहीं लगवाते हैं, तो फिर उनका जो हेल्थ स्टेटस है तवक्लनाम पर से हटा दिया जाएगा। वहाँ पे तवक्लनाम पे उनका हेल्थ हेल्थ स्टेटस इम्यून नहीं शो करेगा। क्योंकि जब आप 8 महीने से ऊपर हो जाएगा और अपना आप बूस्टर डोज़ नहीं लेंगे, तो आपके तवक्लनाम से हटा दिया जाएगा आपका इम्यून, और आपका हेल्थ हेल्थ स्टेटस शो नहीं करेगा। और जब आपका हेल्थ स्टेटस शो ही नहीं करेगा, तो फिर आपको कहीं जाने, मॉल के अंदर या फिर कहीं भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा। मैं यही कहूँगा दोस्तों, फिर एक बार तो मैं कहना चाहूँगा कि जिनका जिनका बूस्टर डोज़ लेने का टाइम हो गया, सेकंड डोज़ लिए हुए 6 महीना हो गया है, तो वो अपना बूस्टर डोज़ ले लें, ताकि उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों के बीच में क्लियर कर दूं कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से कल जो जानकारी आई थी कि अब जो लोग अपने मुल्क में यानी इंडिया में रहते हुए उन्होंने कोविशील्ड का दोनों वैक्सीन ले लिया, वैक्सीन लगवा रखा है, क्योंकि कोविशील्ड को अप्रूव किया गया है सऊदी अरब में। तो वो लोग जब उम्रा करने के लिए आते हैं, तो उनको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, वो उनको डायरेक्ट उम्रा करने दिया जाएगा। तो और अगर कोई भाई अगर ये सोचे कि जैसे उम्रा का रूल एंड रेगुलेशंस अलग है, और अकामा होल्डर या विजिट वीज़ा वाले हैं या फैमिली वीज़ा वाले, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन अलग है।
तो अगर जो उम्रा करने के लिए आते हैं कोविशील्ड लगवा लिए तो उनको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, उनको डायरेक्ट उम्रा करने दिया जाएगा। और वहीं अगर जो भाई जैसे कोविशील्ड का दोनों डोज लगवा लिए और डायरेक्ट सऊदी अरब आते हैं तो उनको लाजिम सऊदी अरब में आने के बाद उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। क्योंकि इसमें किसी भाई का सवाल भी था कि उम्रा करने लोग जो आ रहे हैं उनको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, उनको डायरेक्ट उम्रा किया करने दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोविशील्ड का दोनों डोज लगवा लिया है। और फैमिली वीज़ा वाले या फिर अकामा होल्डर वाले, तो ऐसे जो भी लोग आएंगे उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा, जो भी कोविशील्ड का दोनों डोज लगवा लिए हैं अपने मुल्क में इंडिया में और फिर वो आ रहे हैं यहाँ पे अकामा होल्डर हैं या फिर फैमिली वीज़ा वाले हैं या फिर विजिट वीज़ा वाले हैं, तो उनको यहाँ पे क्वारंटीन करना पड़ेगा। यानी जो लोग भी अगर नए वीज़ा पे भी आ रहे हैं और वो अपना कोविशील्ड का दोनों डोज लगवा लिए हैं, तो जब सऊदी अरब में आएंगे तो उन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा। और किसी भाई का ये भी सवाल था कि जो वो इंडिया से सऊदी अरब के लिए आ रहे हैं तो वो होटल क्वारंटीन नहीं करके क्या वो किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के यहाँ पे वो क्वारंटीन कर सकते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि सऊदी अरब के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो रूल एंड रेगुलेशन है आपको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये रूल एंड रेगुलेशन बनाया है कि आपको होटल में क्वारंटीन करना है तो आपको होटल में क्वारंटीन करना पड़ेगा, ना कि आप किसी रिलेशन या फिर किसी दोस्त के यहाँ जाएंगे। आपको होटल में ही क्वारंटीन करना पड़ेगा। और अगर दुबई की बात करें तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए अपने इंडिया से गए दुबई, वहाँ अपने रिलेशन से किसी लोग के वहाँ पे आओ चले गए, वहाँ पे क्वारंटीन किए 10 दिन 15 दिन वहाँ पे गुजारे, या फिर किसी यार दोस्त के यहाँ चले गए, तो वो वहाँ पे 15 दिन गुजारने के बाद फिर वो सऊदी अरब का सफ़र किए और सऊदी अरब आ गए। लेकिन सऊदी में ये पॉसिबल नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का रूल एंड रेगुलेशन है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा और होटल में ही क्वारंटीन करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं अपनी अगली अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए आप लोग को बता दूं, आज 8 दिसंबर 2021 में सऊदी अरब को जो कोरोना के नए केस आए हैं 46 46, और जो रिकवर केस हुए हैं 64 न्यू क्रिटिकल केस, माफ़ कीजिएगा क्रिटिकल केस जो बना हुआ है अभी भी 29, और 2 लोगों की मौत हुई। तो ये थी एक अहम जानकारी दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हमेशा सऊदी अरबिया से जुड़े कुछ अहम खबरें लेकर आते रहता हूँ। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।